बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगेन से मैं आ गई हूँ सोशल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 लेकर। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कल नहीं कर सकी पोस्ट, पर मैं कोशिश करूँगी कि 19 जून से पहले मैं सारे लेक्चर कंप्लीट कर दूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखने हैं रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस हम पिछले लेक्चर में शायद 2 एंड या थर्ड, सेकंड या थर्ड, इसमें हमने देखा था कि 8 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? सिलेक्टिंग ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन। स्टर्नबर्ग इन 1997 इंडिकेट दैट सम क्वेश्चंस आर सिंपली नॉट वर्थ आस्किंग। कि हमें जो अपना क्वेश्चन हमने डिसाइड करना है, पहले ये भी देखना है कि क्वेश्चन इस लायक भी है कि हम इस पर रिसर्च करके अपना टाइम इन्वेस्ट करें। देन हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इज़ माई रिसर्च क्वेश्चन इज़ अ गुड वन? Why this question be scientifically important? What is the scope of this question? What are the likely outcomes if I carry out this question? Contribution to knowledge. Why would anyone be interested in the result obtaining by asking and answering his question? तो बहुत आसान सी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन इस लायक भी है कि हम इस पे टाइम इन्वेस्ट करें तो तभी हमने जाके इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। सबसे पहले थ्योरी होती क्या है? थ्योरी इज ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ आइडियाज दैट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई टू और मोर इवेंट्स आर रिलेटेड। दो इवेंट्स क्यों रिलेट करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ आइडियाज़ को हम थ्योरी कहते हैं। व्हाट मेक अ गुड थ्योरी डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स 3 है। द प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी, क्योंकि थ्योरी में हमने हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट करना होता है। इंटरनल कोहेरेंस, कि हमारे जो हमने जितने भी उसके अंदर फैक्टर्स डिस्कस करने हैं वो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हों। इकोनॉमिकल, हमारे पास इतना होना चाहिए कि थ्योरी की कॉस्ट, हमें जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट से ज़्यादा ना हो जाए। अ गुड थ्योरी इज़ अ फर्टिलिटी दैट एबिल्ड टू फायर द इमेजिनेशन ऑफ अदर साइंटिस्ट। अब ये चौथी चीज़ क्या है? सॉरी, मैंने पहले 3 कहा है, 4 चीज़ें ज़रूरी है। ये क्या है कि इतनी फर्टिलिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे साइंटिस्ट के माइंड तक जाकर एक थ्योरी बना सके कि दूसरे भी उससे एग्री कर सके और बाद में उस पर रिसर्च अगर करना चाहें तो कर सकें। आगे आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आर स्पेसिफिक प्रोपोजिशन और एक्सपेक्टेशन अबाउट द नेचर ऑफ थिंग ड्राइव्ड फ्रॉम अ थ्योरी। They are the basically logical implication of a theory. According to Stanwich in 1988, theories that have withstood the test of time have had a lot of hypotheses confirmed. अब हम एग्जांपल देखते हैं, आपको बहुत आसानी समझ आएगी। थ्योरी क्या है कि एक्सपोजर to a lot of TV violence is detrimental of children's social development. इसका मतलब क्या है कि जो ज़्यादा टीवी देखना सोशल डेवलपमेंट पर या टीवी पर ज़्यादा चीज़ें जो आजकल आ रही हैं वो बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती हैं। तो उससे हमने हाइपोथेसिस क्या आकर करना है कि इंडिविजुअल्स हु वॉच अ ग्रेट डील ऑफ टीवी वायलेंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कि ऐसे लोग जो अपने बचपन में ज़्यादा टीवी वायलेंस देखते हैं, टीवी पे ऐसे ड्रामे ऐसे शोज़ देखते हैं, वो फिज़िकली एग्रेसिव होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। स्टेप 3 है वेरिएबल्स एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस or very precise description of how the variables have been quantified so that they can be measured. In all scientific methods, social psychologists seek to determine the nature of relationship between two or more factors called variables, because they are things that can be measured and they can vary. Two types of variables, दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होता है, सॉरी मेरी स्क्रीन स्लीप होने लगी थी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। व्हेन साइंटिस्ट डिस्क्राइब द वेरिएबल दे डू सो बाय यूजिंग ऑपरेशनल डेफिनेशंस। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसलेटिंग कॉन्सेप्ट इनटू ऑपरेशंस, एब्सेंस मेकिंग द हार्ट ग्रो फाउंडर, एंड द सेकंड ए मीडिया वायलेंस इंक्रीज एग्रेशन। अब एग्रेशन एंड मीडिया वायलेंस दो फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स इनटू ऑपरेशन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू क्लेरिफाई डिफाइन व्हाट वी मीन बाय एब्सेंस एंड ग्रोइंग फाउंडर, या फिर वायलेंस एंड एग्रेशन। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। बंदूरा की स्टडी,
exposure to successful aggressive models increase aggressive behavior in the observers. Hypothesis: children who watch a model are either reinforced or given. मतलब कि ये उन्होंने एक एग्जांपल किया था कि जो एक्सपेरिमेंट किया था कि जो बच्चे टीवी पर जैसा देखते हैं वो वैसा ही पोर्ट्रे करते हैं अपने, वो मॉडल जो उनको दिखा, मतलब हम कार्टून देखते हैं जो बच्चे, तो अगर उनका बच्चों का जो भी मॉडल होगा, जो भी उनका कार्टून करेक्टर फेवरेट होगा, अगर उसको गलती करने पर सज़ा मिलती है तो बच्चे ये सीखेंगे कि कोई भी बुरा काम करने पे सज़ा मिल रही है तो बच्चे ये सीखेंगे कि बुरा काम करना गलत होता है। अगर उसे अप्रिसिएशन मिल रही है, सब कह रहे हैं वाह वाह ये तो, अगर किसी को मार रहा है और बच्चे ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, तो बच्चे उससे हेल्थ गेस्चर भी ले सकते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशंस में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होता है। रीइंफोर्समेंट होती है कि अगर आपको आगे से मिल रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। एंड पनिशमेंट, अगर आपने अच्छा काम करना है तो आपको पनिशमेंट मिल, बुरा काम कर रहे हैं तो आप नो सॉरी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है सॉरी मैं वर्ड ही भूल गई हूँ, कि मतलब आपने बुरा काम कर रहे हैं तो आपको मिल रही है पनिशमेंट मिल रही है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरीज, हाइपोथेसिस एंड ऑपरेशन डेफिनेशंस के लिए जो ये बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, इनको आप हम देखते हैं। थ्योरीज क्या है? एक्सप्लेनेशन वाई एंड आउटकम अकर्स, क्यों कोई भी इवेंट अकर हो रहा है या उसको थ्योरी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? अ फियर ऑफ बीइंग पनिश इफ दे डू नॉट ओबे काज इज ओबीडियंस, अगर आप जिस बात के ओबे करने के लिए बोला जा रहा है आप उसे ओबे नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाइपोथेसिस क्या होता है? प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट शुड हैपन इफ अ थ्योरी इज़ वैलिड, अगर हमारी थ्योरी दुरुस्त है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें क्या लाहे अमल बनाना चाहिए, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। इंक्रीजिंग इंडिविजुअल फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड इफ़ दे डू नॉट ओबे विल इंक्रीज ओबीडियंस। अब उनको बताना कि आपको ये पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने ओबे ना किया तो ओबीडियंस में इजाफा होगा। दैन ऑपरेशनल डेफिनेशन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स यूज टू मेजर कॉन्सेप्ट, मतलब कि थ्रेटनिंग पार्टिसिपेंट विद रिसीविंग इलेक्ट्रिक शॉक्स themselves if they do not obey will increase the severity of shock that administered in a procedure पैरेललिंग दी वन इन मिलग्राम्स रिसर्च आगे आएगी तो वो उसका बात कर रहे हैं कि आपने जस्ट थ्रेट करना है कि आपको शॉक दिया जाएगा इलेक्ट्रिक, हालांकि हम दे नहीं रहे हैं शॉक, लेकिन फिर भी। स्टेप 4 है रिसर्च मेथड। अब कौन कौन से रिसर्च मेथड होते हैं? यहाँ साइंटिफिक स्टडी में 3 किस्म के रिसर्च मेथड स्टडी होते हैं। एक कोरिलेशन, एक फैक्टर को दूसरे से रिलेट करना, ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटेशनल। एवेल्यूएट एथिक्स, हमें एथिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो ये अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन APA, उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई थी, वो लिखी हुई हैं, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं लगती मुझे, तो एक दफ़ा पढ़ लेना। आगे आ गया मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट, इस वजह से देन बनी थी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद से बनना अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने बनाई थी, क्योंकि मिलग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बहुत से लोगों को उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया था, तो उन्होंने बताया था कि आपको शॉक्स दिए जाएंगे, तो लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड करने की, जस्ट भाई तार करीब लाते थे तो लोग चीखना शुरू हो जाते थे, ऐसे भाई कुछ लोगों की कुछ थे, और उनको कहा था कि पहले आपको 15 वोल्ट का दिया जाएगा, फिर 30 वोल्ट का, फिर 40 वोल्ट का, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा 15 वोल्ट टू 450 वोल्ट तक हमने करंट बढ़ाते जाना था बार बार। ऐसा उन्होंने दे नहीं रहे थे, जस्ट वो सिर्फ उन्होंने बताया था भाई लोगों का सिर्फ कहने से और मतलब थ्रेट करने से क्या अफेक्ट होता है, ये देखा गया। बाद में इस पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि इन्होंने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, लोगों को पता नहीं था कि उनके साथ ये होने वाला है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बाद में उन्होंने मिलग्राम ने रिप्लाई किया था अपने क्रिटिसिज्म पर कि ज़्यादा लोगों को भाई मैंने बता दिया था और लोग अपनी मर्ज़ी से शामिल हुए थे इस एक्सपेरिमेंट में। देन मिलग्राम्स कंक्लूजन क्या था? दिस एक्सपेरिमेंट स्ट्रेंथन माई बिलीव दैट मैन शुड अवॉइड हार्म टू हिज फेलो मैन इवन एट द रिस्क ऑफ वायलेटिंग अथॉरिटी, मतलब उन्होंने फिर बाद में बताया था कि लोग जो हैं अपने, अगर उनका साथी है उसको
हो थ्रेट से बचाने के लिए जो उनकी अथॉरिटी है जिसने ये सारे काम इनको दिया होता है उसको भी वायलेटिंग अथॉरिटी मतलब उसको नज़रअंदाज कर देता है अपने साथ वाले को बचाने के लिए। दैट करंट एथिकल गाइडलाइंस। उसके बाद 1974 द यूएस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ये बन गया था कि कोई भी अगर आपने रिसर्च करनी है तो आप पहले इधर से आपको हो के आना पड़े, पहले ये अप्रूव करेंगे सारी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं। इन 1982 द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन पब्लिश गाइडलाइंस फोकसिंग ऑन द रिस्क बेनिफिट रेशो। अगर आपको रिस्क और बेनिफिट रेशो में की बुनियाद पर आप रिसर्च आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1982 में अपनी गाइडलाइंस शाया की थी। कलेक्टिंग डाटा, फिर आ जाता है कि हमने जो चीज़ें ऊपर की हैं या जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं वो हमने कलेक्ट करनी है। दी आईआरबी क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। उनसे अप्रूव होने के बाद हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देना है फॉर आवर सैंपल क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन होती है होल सोसाइटी जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब फैमिली एक सोसाइटी होगी और सैंपल होगा फैमिली का वो बंदा जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है। फिर दो किस्म की होती हैं जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, दो किस्म का होता है, एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव डाटा में हमने नंबर्स और ये सब लिखने हैं, और क्वालिटेटिव डाटा में डिस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं जस्ट। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट पॉपुलेशन। अब ये वही बता रहा है कि पॉपुलेशन में होल नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं और सैम्पल होता है वो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जो मैं ऊपर बता चुकी। दैन ये क्या ये कोई नहीं इतनी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि किसी भी हम जब सैम्पलिंग स्ट्रेटजी करते हैं उसमें when each and every element has an equal chance of being included, वो होता है probability sampling। then sampling random, ये इंपॉर्टेंट है, ये आई थॉट उसमें आते हैं MCQs में आए थे और शॉर्ट में भी आने के चांसेस होते हैं। सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? ऑल आइटम इन सिलेक्टेड पॉपुलेशन स्टैंड एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन दी सैम्पल, सब्जेक्ट यूजली चूजन बाय रैंडम नंबर्स। सिस्टमैटिक रैंडम क्या होती है? सैम्पल सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम रेगुलर पैटर्न्स every 10th or so। स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? इंक्लूड कोर्स ऑफ पॉपुलेशन, सब ग्रुप्स, जेंडर, एथनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा टू ensure an adequate sample of each। usually population parameters are obtained from consensus। सेंसस होता है मर्दमशुमारी करना, तो हम मर्दमशुमारी करते हैं, मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनमें से सैंपल निकालना। क्लस्टर होता है इनिशियली अ कन्वीनियंट ग्रुप इज सिलेक्टेड बाय दिस एंड देन सब सैंपल रैंडमली। पहले हमने छोटा सा ग्रुप में से ग्रुप निकालना है, कन्वीनियंट इतने लोग हैं, फिर उसमें से एक सैंपल निकालना है, उसको क्लस्टरिंग कहते हैं। हाइब्रिड आर मल्टी स्टेज सिलेक्शन इनिशियली बेस्ड ऑन अ क्लस्टर ऑफ अ potential sampling frames several area or institution। one of them is randomly chosen, then individuals are randomly chosen from within the chosen frame। वो होता है पहले हमने इंस्टीट्यूशन या सेवरल एरिया लेना है, मतलब हमने इंस्टीट्यूशन से लेना है या इस जगह से लेना है, फिर उसमें से कोई सैंपल करना, उसको कहते हैं हाइब्रिड और मल्टी स्टेज सिलेक्शन। होप तो आपको समझ आ गई हो, अगर समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करूँगी कि सारे लेक्चर कवर हो जाएं जल्द अज़ जल्द। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।